डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक शीट तैयार किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 में जिसका भी एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने जो ये शीट तैयार किया है वो क्या किया कि चैप्टर वाइज किया है, यानी कि जो भी चैप्टर्स में जैसे मान लीजिए उप सह यौगिक एक आपका चैप्टर है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है यानी कि उनसे जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने उन प्रश्नों को इसमें रखा है। यानी कि आपके 10 चैप्टर हैं, उस 10 चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको रखा है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे, ये अगर पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित है कि 90+ आपके मार्क्स जरूर आएंगे, ये एकदम श्योर है। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए हम क्या करते हैं कि अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए, तो पहला आपका है कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। ये उपसहसंयोजक यौगिक जो है इस पे ये भी बन सकता है कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। इसमें मैंने पहला प्रश्न ये रखा है कि लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक, लिगेंड किसे कहते हैं, इनके प्रकार आपको याद रखना है कि लिगेंड किसे कहते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं और लिगेंडों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लिगेंड मैं आपको समझा भी देता हूँ कि सियन, यानी कि सियन एक साइनाइड है, ये लिगेंड है और इसको पढ़ा जाता है साइनाइडो या साइनो। ठीक, इसी तरह आपको लिगेंडो का नाम भी रखना है। दूसरा है कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, मैंने अभी आपसे बताया भी है। इसके समन्वय संख्या किसे कहते हैं, समन्वय संख्या उपसहसंयोजक यौगिकों में ही होता है और उसमें आपको मंडल, क्षेत्र, ठीक, लिगेंडो के नाम, ये सभी आपको याद होने चाहिए। फिर उपसहसंयोजक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आयुपेशी नाम उपसहसंयोजक यौगिकों का आता है, वो कितने नंबर में आता है, तो वो आपसे पूछा जाता है 4 नंबर में। यानी 4 नंबर में, अगर नहीं 4 नंबर तो कम से कम 2 नंबर तो किसी के मान का नहीं कि 2 नंबर में ना पूछे, यानी 2 नंबर में आपसे निश्चित है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये महाभिव्यायी क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछेगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि K2Cr2O7। ठीक, अब रेखांकित ऐसे कर देगा, पूछेगा कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। इस तरह के यौगिक जो आएंगे तो ये उपसहसंयोजक यौगिक के नहीं हैं, ये इनके भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा। या आपसे एक उपसहसंयोजक यौगिक ले लेते हैं K4FeCN6, पूछेगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो अगर आप इसका निकाल लेंगे तो इसका भी निकाल लेंगे। ठीक, फिर दूसरा ये है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता देखिए, इसमें आयनन समावयवता होता है, हाइड्रेट समावयवता होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यामिति समावयवता में आप दो पढ़ना है, जो समपक्ष और विपक्ष में, यानी जो आप चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आप उसको समावयवता जो भी होगा टॉपिक उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत आपसे पूछता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, बर्नर का सिद्धांत बताइए, और एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन सिद्धांतों को तो आपको जरूर याद कर लेना है। कम से कम 3 टॉपिक इसका है, इसके कई लाइन है लेकिन इसमें कम से कम 3 हेडिंग आपको इसको तैयार करके ही चलना है। तो ये हो गया उपसहसंयोजक यौगिक, यानी उपसहसंयोजक यौगिक में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी हेलो एल्केन में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको लिखना है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा इनका वर्गीकरण आपको याद रखना है। तो देखो, जैसे हेलो एल्केनों का वर्गीकरण एक श्रृंखला के आधार पर किया जाता है और एक उसमें हैलाइडों की संख्या के आधार पे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीनों का वर्गीकरण आपको याद कर लेना है। फिर इनका आयुपेशी नामकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी हेलो एल्केन और हेलो, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको समझा भी देता हूँ। जैसे आ गया CH3Cl और एक आ गया बेंजीन की संरचना और उसके साथ हम जोड़ देते हैं Cl, तो इसको बोला जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो ये हो गया हेलो एल्केन का, तो इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड और इसका एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, ये हो जाएगा मेथेन यानी क्लोरोमेथेन, आयुपेशी नाम। इसका लिखना तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब यहाँ इसका जब नाम लिखना होगा तो लिखेंगे 1 क्लोरो और इसको लिखेंगे बेंजीन। ठीक, तो ये सब हो गए इनके आयुपेशी नाम। तो ये आपका हेलो एरीनो का है और ये हेलो एल्केनो का है। तो आयुपेशी नाम आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद हेलो एल्केनो में समावयवी पे आधारित प्रश्न, यानी हेलो एल्केन में समावयवी पे आधारित प्रश्न आपको ऐसे करना है कि जैसे आ गया C4H9 Cl के
सभी समावयवियों के संरचना लिखिए। तो समावयवी में आपको पढ़ाया गया होगा हेलो एल्केनो में। तो हेलो एल्केनो में समावयवता 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्थान, श्रृंखला और प्राकाशिक। तो अगर प्राकाशिक आपको नहीं भी आता है, लेकिन इसमें 2 आपको जरूर करना होगा, एक स्थान का और एक श्रृंखला का, यानी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आपको लिखना ही पड़ेगा कि इसके जितने संभव होंगे। फिर उनका आप उसमें कोशिश करेंगे कि उनका नाम भी आप लिखते चलें। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्या होगा कि SN1 और SN2 अभिक्रिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको जरूर या तो विद्या से या यूट्यूब पे किसी चैनल से अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं SN1 और SN2 अभिक्रिया को जरूर पढ़ा दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये आपसे जरूर पूछेगा। तो ये पूछेगा SN1 या SN2 जरूर आपसे पूछता है। उसके बाद देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो नाम वाले अभिक्रिया हैं, मैंने उनको इसमें रख दिया है। बूटर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, DDT का निर्माण, प्रयोगशाला से क्लोरोबेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को आपको जरूर देखना है, या मोटे तौर पे आप ये समझेंगे कि जितने भी नाम वाले अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए ये है ना नाम वाला बूटर्ज, ये बूटर्ज एक वैज्ञानिक है, उसी तरह नाम वाले जितने अभिक्रिया हैं, जितने अभिक्रिया, उन सबको आपको तैयार कर ही लेना है। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए 30 नंबर में तो अभिक्रिया ही आएंगे, ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आप ये नाम वाला अभिक्रिया तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपसे जरूर प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आता है आपका अगला जो चैप्टर है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक, अल्कोहल फिनॉल ईथर में अब क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कराने वाला हूँ। देखिए अल्कोहल और फिनालों का वर्गीकरण है। ठीक, तो अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। ठीक, उसी का प्राथमिक फिनॉल, द्वितीयक फिनॉल ऐसे होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये फिनालों में होता है। तो इन सब का वर्गीकरण आपको लिखना है। जैसे ईथर का भी वर्गीकरण करना है, तो ईथर का वर्गीकरण में अब क्या होता है, तो ईथर का सममित ईथर, असममित ईथर, फिर उनके एग्जाम्पल, इस तरह आप इन सब का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल फिनाल ईथरों का IUPAC नामकरण। देखिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और कार्बनिक अगर है, दो आप केमिस्ट्री में 2 ही होगा, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक में आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें IUPAC नाम आपको मिलना ही मिलना है। तो आपको IUPAC नाम पे जरूर जोड़ देना है कि उसको तैयार ही रखना है। ठीक, और देखिए अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त का भी हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन भी मिल सके। ठीक, आइए उसके बाद लुकास परीक्षण किसे कहते हैं। तो लुकास परीक्षण क्या होगा ये आपको बताना है। क्यों पे आधारित प्रश्न आपको जरूर तैयार कर लेना है। क्यों पे आधारित प्रश्नों को कैसे किया जाता है, तो क्यों पे आधारित प्रश्न ऐसे बनेंगे जैसे H2O द्रव है। ठीक, H2O द्रव है, H2O द्रव मैं समझा देता हूँ। H2O द्रव है जबकि H2S एक गैस है। ठीक, तो देखिए H2 इसमें भी है, H2 इसमें भी है। ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 और सल्फर की बैलेंसी -2, ये भी जिस वर्ग में ये है उसी वर्ग में ये है। तो ये दोनों गुण अलग अलग क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी का आंसर क्यों में पूछा जाता है कि अब एक ही आवर्त के तत्व तो इनकी बैलेंसी जब 2 ही है, दोनों हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्यों एक द्रव है क्यों एक गैस है, समझ में आ रहा है। तो इसको बताना है। तो देखिए इसमें 3 तत्वों पर ध्यान देना आता है। फोन ऐसे याद रखेंगे, फोन। तो जिन यौगिकों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन आया है, किसमें आएगा, और मान लीजिए NH3 का भी पूछ दे। ठीक, HF का पूछ दे, तो देखिए फोन को आप याद रखेंगे कि जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आएंगे जिन यौगिकों में, उनको कह देंगे कि वो इसमें ये पाया जाता है, इसीलिए क्या है द्रव है। और जिसमें नहीं पाया जाएगा, जैसे इसमें देखिए इसमें ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें कहेंगे H2O में हाइड्रोजन आबंध पाए जाने के कारण ये द्रव है। ठीक, इसमें नहीं पाया जाता इसलिए गैस है। यानी जिन यौगिकों में ये सब पाए जाएंगे उसमें कौन सा आबंध होगा, तो उसमें होगा हाइड्रोजन आबंध। ऐसे याद कर लेंगे और ऐसे आंसर दे देंगे। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर प्राप्त करने वाली कम से कम 2 अभिक्रिया, यानी कि ऐसा अभिक्रिया आपको याद करना है कि जिसमें अल्कोहल प्राप्त होता हो, फिनॉल प्राप्त होता हो और ईथर प्राप्त होता हो, वो कम से कम कितनी अभिक्रिया होनी चाहिए, तो वो कम से कम आपकी 2 अभिक्रिया होनी चाहिए। 2 अभिक्रियाओं को आप क्या तैयार कर लेंगे। ठीक, इनके उपयोग तीनों के ठीक है, इनके उपयोग तीनों के डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि, इनके उपयोग भी आपको याद रखना कम से कम 3
अल्कोहल का फिनाइल का ईथर उपयोग भी, और डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला विधि से आपको ये देख लेना है कि डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद और इस अध्याय के नाम वाले अभिक्रिया, और जो इस नाम वाले अभिक्रिया होंगे इसके यहाँ लिखा गया कि और इस अध्याय के नाम वाले अभिक्रिया यानी जो होंगे उसको आप तैयार कर लेंगे। जैसे इसमें नहीं आया था बूटज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उसी तरह इसके भी नाम वाले अभिक्रिया हैं, उनको आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले अध्याय पे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपका है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, पूरा अध्याय रिएक्शन पर, ठीक है। यानी कि जो ये है, ये अगर इस अध्याय को अगर आपको तैयार करना है तो ये पूरा अध्याय किस पे आधारित है, तो अभिक्रिया पे आधारित है, रिएक्शन पे आधारित है। अगर रिएक्शन आप इसका तैयार कर लेते हैं तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका तैयार हो जाता है, ठीक। जिसमें कुछ है PCl5 से, यानी कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 से, कीटोन की अभिक्रिया PCl5 से, एस्टिक एसिड की मान कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें आएगा उसमें PCl5 से, जैसे केनेजारो अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन है, सिम्ट अभिक्रिया है, ठीक। प्रयोगशाला विधि से क्या क्या, प्रयोगशाला विधि से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो एसीटोन को तैयार करना है, एस्टल्डिहाइड को तैयार करना है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है एल्डिहाइड की, जो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक। पार्किंस अभिक्रिया को देख रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी बता रखा है कि इनका IUPAC नाम आपको जरूर देख लेना है कि इनका IUPAC नाम क्या होगा, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कुछ भी हो, कार्बनिक है तो उसका आप लोग IUPAC नाम जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब इस तरह मैंने क्या किया है कि लगभग आपके 4 चैप्टर यानी 4 चैप्टरों को मैंने इसमें आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आता होगा कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो जो 6 और बचा है, यानी 4 ये हो गया, 6 और बचा है, तो उन 6 के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो को मैं भी ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। और आप क्या कीजिए, अगर आपको देखना है कि ये सही है कि गलत है तो आप इन 4 चैप्टरों का क्या कीजिए, पहले तैयार कर लीजिए। कितने दिनों में, तो केवल 2 दिनों में। 2 दिनों में चाहेंगे तो 4 चैप्टर तैयार हो जाएंगे इस टॉपिक के हिसाब से। और फिर आप अनसॉल्व उठाइए और अनसॉल्व को सॉल्व कीजिए। देखेंगे, आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं इन चारों चैप्टरों से आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।